Hello students, in this video we will be starting a new chapter called as atomic structure. Okay, in the previous videos we have discussed about the chapter basic concepts, but now in this video we'll be discussing a new chapter atomic structure. This chapter is very important, as you all know that atom is the constituent, the smallest constituent of any substance which exists. Or you can say in the previous chapter we have studied that the matter which we see or which we feel, a physical matter or the anything which has mass and occupies space or any substance like that, is actually made up of a small substituent called as, or constituent called as, atom. Now the point is what it actually consists of, how it functions, what are its properties. In order to study all these things, whether this contains some subatomic particles or not, or this is the smallest particle of this universe, in order to understand all these things, we need to go through this chapter. And also obviously, if you want to know about some of the nature of the matter, you have to know about the nature of the atom, because the properties of the matter are decided by the properties of atoms. Okay, so let us begin. So as a chapter name implies, atomic structure, we can easily know that this chapter is about knowing about different types of atoms and its properties. Okay, let's begin. Yes, so how this word atom was framed. Okay, so if you see that this atom can be divided into two parts. The word can be divided into two parts. One is A and another is Tom. Tom does not belongs to this Tom and Jerry, but Tom in Greek is divisible. A means not, so not divisible. So this definition was given in a Greek, is a Greek word and its meaning indivisible. It's an ultimate particles which cannot be further subdivided, है ना. तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि एटम जो ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ऐसे करके उन्होंने बताए थे. बट कौन बताए थे? दैट वाज टोल्ड बाय जॉन डाल्टन, है ना. सो ही सेड दैट ऑल मैटर वाज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, जिसको हम लोग और तोड़ के छोटा नहीं कर सकते हैं, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ऐसे करके बताया था. बट धीरे धीरे पता चला कि एटम के अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. सो लेट्स गो. बट उनका थ्योरी क्या था, हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुका है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है. स्टिल इन दिस चैप्टर वी कैन गो थ्रू दिस. द फर्स्ट पॉइंट वाज एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, है ना. उन्होंने जैसे बताया कि केमिकल रिएक्शन में जब केमिकल रिएक्शन जब होता है तो ऑब्वियसली एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, एंड ड्यूरिंग दैट रिएक्शन कौन रिएक्ट करता है? एक्चुअली एटम रिएक्ट करता है करके हमारे डाल्टन ने बताए थे. देन इट कैन बी नेदर क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, और उसका रिप्रेजेंटेशन भी दिए थे जिसमें एक्स आपका एलिमेंट हो गया. आपको ऑब्वियसली पता है, हम पिछले क्लास में पिछले वीडियोस में पढ़े हैं एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है ना, मॉलिक्यूल क्या होता है ना. एलिमेंट मतलब जो कि पूरा प्योर सब्सटेंस है जिसमें सारे के सारे चीज प्योर चीज से बना है. प्योर इन द सेंस इट्स नॉट मिक्स्ड, इट्स ऑफ सिमिलर टाइप, तो यहाँ अगर मैं सोडियम एटम बोल रहा हूँ या सोडियम एलिमेंट बोल रहा हूँ, इसके अंदर सारे के सारे सोडियम एटम्स ही हैं. अगर मैं पानी बोल रहा हूँ, पानी मॉलिक्यूल, इसके अंदर दो एलिमेंट है ना. सो एलिमेंट मिलेंगे या अलग अलग एटम्स मिलेंगे तो कंपाउंड बनेगा या मॉलिक्यूल बनेगा, है ना. दैट्स व्हाट. सो पॉइंट इज एलिमेंट मतलब प्योर होता है ना. एलिमेंट एक्स जो है उसके नीचे वाला जो है आपका मास नंबर जेड, एंड ऊपर जो है सॉरी नीचे जो है एटम नंबर जेड एंड ऊपर जो है आपका मास नंबर ए, ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली. ठीक है. सो दिस वाज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ठीक है. बट धीरे धीरे ये कब बताए थे? अराउंड 1800, मतलब 19th सेंचुरी का बिगिनिंग में, 1803 से 1808, है ना, 19th सेंचुरी का बिगिनिंग में. बट धीरे धीरे क्या हुआ इन फ्यूचर, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल गए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. इसको छोड़ के और भी है, जैसे कि एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन्स, ठीक है, पॉजिट्रॉन्स. सो ऐसे बहुत सारे आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन उनमें से ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारा चैप्टर में डिस्कशन एक्चुअली ये तीनों के बारे में होगा. अगर फ्यूचर में अपडेट करेंगे टेक्स्ट बुक्स वगैरह, शायद हम लोग इसके बारे में पढ़ने लगेंगे. ये सब आप पढ़ सकते हो फिर भी इन सब्जेक्ट्स, फिजिक्स सब्जेक्ट. ओके. सो ये तीन जो है सबसे मेजर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन.
सो इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड बाय हुम, जे थॉमसन। उन्होंने बताया था नहीं भाई इसके अंदर और भी कुछ है जो कि छोटा है एटम से, ऐसे करके बताया था, उन्होंने निकाले थे, डिस्कवर्ड फ्रॉम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। वैसे प्रोटॉन को कौन फाइंड किया था? ई गोल्डस्टीन, ठीक है, फ्रॉम एनोड रेस। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर बारे में, सीबीएसई में है एंड आईसीएसई में भी है, तो सीबीएसई का लेकिन 9th क्लास में है। द न्यूट्रॉन इज फाउंड बाय जेम्स चैडविक, जे मींस जेम्स चैडविक, एंड ही गॉट बाय बॉम्बार्डमेंट। बॉम्बार्डमेंट मतलब स्ट्राइक करवाना। सो कैसे करवाएं, क्या क्या करवाएं, हम लोग आगे जाके देखेंगे डिटेल में। लेट्स गो। ओके, यस, सबसे पहला कैथोड रेस। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। क्यों, आपको बताऊंगा, इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, आप भी चमक जाएंगे, अरे ये इसमें कैथोड रे था क्या, हमें पता ही नहीं था। आप जानते हो कि कैथोड रे के बिना, आई मीन आप जानते हो, आप यूज कर रहे हो कैथोड रे के, बट आप जानते नहीं हो कि कैथोड रे है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से चल रहा है ना। सो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स बिगिन। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए मैं आपको सेटअप बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कैथोड रे ट्यूब, ये कैथोड रे ट्यूब में देखिए आपको एक ग्लास दिखाई देगा, है ना। ये ग्लास के अंदर आपका दो इलेक्ट्रोड्स दिखाई देंगे। इलेक्ट्रोड्स कौन होते हैं? जो पावर सोर्स, हाई वोल्टेज जनरेटर से जुड़ा हुआ है ना, जिसका वोल्टेज 10,000 और 10,000 से ज्यादा होता है। कैन यू इमेजिन 10,000 वोल्ट, इट्स वेरी वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई ना। जैसे कि हमारे घर में होता है ना 230 240 के बीच में, है ना, 230 240 जैसे होता है, एंड उसमें अगर शॉक लगता है तो यू कैन इमेजिन हाउ मच पेनफुल इट इज। एंड 10,000 वोल्टेज इज सो वेरी वेरी हाई ना। जैसे कि आप रेलवेज का जो तार देखे होंगे, वायर्स वगैरह, जिसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स चलते हैं, इंजिन्स वगैरह चलते हैं ट्रेन्स के, है ना, वो वहाँ पर जो ऊपर तार लगा होगा, पता है उसका वोल्टेज कितना होता है? यू हैव एन आइडिया अबाउट दैट, कितना वोल्टेज होता है ना? इट्स वोल्टेज इज, यू कैन गेस, इट्स वोल्टेज इज अराउंड 25,000 वोल्टेज। कैन इमेजिन वोल्ट्स, 25,000 वोल्ट्स, कैन इमेजिन, इट्स वेरी वेरी हाई। इतना ज़्यादा होता है कि सम पीपल दे अनफॉर्चुनेटली लाइक दे क्लाइंब अप ऑन द ट्रेन टू टेक सेल्फीज एंड ऑल, वंस फिसलने के टाइम अगर हाथ पकड़ लिए गए फॉर सपोर्ट ना, उधर एक उधर और स्पॉट डेड हो जाता है, जल जाता है बॉडी, इतना हैवी होता है वोल्टेज, है ना। 240 वोल्ट में क्या हो जाता है, हालत खराब हो जाता है ना। व्हाट टू स्पीक अबाउट 10,000 वोल्ट, सो रिस्की है ना, बहुत रिस्की है। तो यहाँ पे इतना वोल्टेज क्यों ले जा रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे पता चलेगा। दूसरा चीज, है ना, ये एक्सपेरिमेंट कौन किया था? जूलियस प्लकर ने किया था 1859 में, है ना, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट। जॉन डाल्टन ने बताए थे 1803 में, 1800 उसके इसमें वो टाइम में बताए थे, 1859 में ऐसे बताए थे, आई मीन किए थे एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला, देखिए एक्सपेरिमेंट का सेटअप में क्या है, हाई वोल्टेज है, और इसके अंदर जो आपको जो ट्यूब दिख रहा है, इसके अंदर लो प्रेशर मेंटेन किया जा रहा था। क्या? लो प्रेशर मेंटेन किया जा रहा था। सो लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज के पीछे, ऐसे रखने के पीछे कारण है, मैं आपको बताऊंगा हाई वोल्टेज क्यों रखे और लो प्रेशर क्यों रखे। और एक बात ये है, ये जो आपको इलेक्ट्रोड्स दिख रहा है, इलेक्ट्रोड्स मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स। और ये जो साइड ट्यूब दिख रहा है ना, साइड ट्यूब जो ये वाला देखिए, ये साइड ट्यूब है। ये साइड ट्यूब का काम क्या है, ये क्या करेगा, इसके अंदर जितना भी हवा रह जाता है ना, वो हवा को क्या करेगा, खींच लेगा बाहर। खींचने से क्या होगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा ना, लो प्रेशर क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम मतलब लो प्रेशर, है ना। सो आपको पता है। सो बात यह है कि यहाँ पे साइड ट्यूब यूज करके प्रेशर को निकाला जाता है, हवा को निकाला जाता है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं ना प्रेशर को, क्यों बोलते हैं ऐसे, बिकॉज प्रेशर इज क्रिएटेड बाय एटमॉस्फेयर, हवा से, तो वो हवा को बाहर से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इलेक्ट्रोड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स मतलब, इलेक्ट्रोड्स कैन बी अंडरस्टूड एज rods which conduct electricity, rods which conduct electricity, है ना। सो यहाँ पे एक रॉड रखा गया, यहाँ पे एक रॉड रखा गया, है ना, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। एंड बात ये कि इसमें तो देखिए एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। देखिए पॉजिटिव वाला है और एक ये नेगेटिव वाला है ना। ये आपका डीसी करंट है, नॉट एसी करंट है। दो प्रकार का करंट होता है ना, डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट, एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। हम जो घर पे यूज करते हैं कौन सा है, वो एसी है। अब बैटरी वगैरह जो रहता है, इन्वर्टर वगैरह, वो डीसी है, डायरेक्ट करंट। इन्वर्टर जो होता है ना डायरेक्ट करंट, उसको फिर वापस में एसी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर सप्लाई किया जाता है। नहीं तो डीसी करंट से आपका बल्ब लाइट वगैरह कुछ चलेगा नहीं, है ना। एसी करंट जो होता है ना, उसका कुछ प्लस माइनस नहीं होता, प्लस माइनस होता है लेकिन वो लोग फ्लक्चुएट करते हैं। 50 हर्ट्ज होता है ना, कुछ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी,
है ना, बहुत सारी चीज़ें अंदर जो कि हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये इतना याद रखिए कि आपका ये डीसी है, डायरेक्ट वोल्टेज जो बैटरी यूज़ किया था, तो इतना ज़्यादा है ना, या तो देखिए इतना बड़ा बैटरी तो हो ही नहीं सकता है ना। आप देखे होंगे जितना बड़ा बैटरी, इन्वर्टर का जो बड़ा बैटरी लगा रहता है ना, उसका वोल्टेज कितना होता है पता है या नहीं मालूम? प्रैक्टिकल अगर देखा जाए उसका वोल्टेज 12 ही होता है, 12 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होता है, देखिएगा। तो आप बोलेंगे सर 12 वोल्ट से कैसे चल रहा है काम? देखिए 12 वोल्ट का डीसी है, लेकिन उसको हम लोग एसी में कन्वर्ट करते हैं रेक्टिफायर यूज़ करके। एक कंपोनेंट है जो डीसी को एसी जैसे कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। सो यूज़ करते हैं, वॉट एवर, वो अलग सा काम है। तो हमारा ये 10,000 वोल्टेज का बैटरी तो नहीं लगा सकते हैं, बट एसी को हम लोग क्या करेंगे, डीसी को डीसी जैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो एसी को डीसी जैसे कन्वर्ट करेंगे, हाई वोल्टेज वाला 10,000 वोल्टेज को 10,000 वोल्ट का तो बैटरी तो बना ही नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग कन्वर्ट करके इसको सप्लाई करेंगे। सप्लाई करने के टाइम में क्या होगा, जो आपका नेगेटिव से कनेक्टेड है ना, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉड को कैथोड बोलते हैं। ये आईयूपीएसी जो सोसाइटी है केमिस्ट्री का, जो पूरा दुनिया को रूल करता है, दुनिया के सारे केमिस्ट लोग को रूल्स बताता है, वो बताया है कि कैथोड जो हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। एंड जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, यहाँ जो कनेक्टेड है ये रॉड, ये आपका क्या होगा, एनोड होगा, ठीक है। तो हाई वोल्टेज दिया गया है, तो हाई वोल्टेज देने की वजह से क्या होता है, देखिए आप बोलते हैं सर इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं, 10,000 वोल्टेज क्यों ले रहे हैं, छोटा सा ले सकते थे, है ना, खर्चा भी कम होगा, रिस्क भी कम है ना। सो बट थिंग है, देखिए जैसे आप लोग एक बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं इसको समझने के लिए। जैसे कि आप वेल्डिंग कर रहे होंगे, है ना, वेल्डिंग करने के टाइम में, आई मीन वेल्डिंग करने के टाइम आप देखे होंगे क्या होता है वहाँ पे, इट्स लाइक यू नो, आपका अगर आइडिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है ना, दो रॉड होता है, ये रॉड मान लीजिए, ये रॉड मान लीजिए, आप जो क्लासरूम में बेंच वगैरह बैठते हैं ना, वो वेल्डिंग से सब बनाया रहता है, ठीक है। ये रॉड को जोड़ना पड़ता है, मतलब यहाँ पे जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये बीच में आपको क्या करना पड़ता है, फिलिंग मटेरियल देना पड़ता है, इसको फिल करना पड़ता है, जैसे वो दोनों जुड़ जाए। इस सुई को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्डिंग। जनरली आयरन मेटल्स के साथ किया जाता है, ठीक है, आयरन एंड इट्स अलॉयज को। तो बात ये है कि ये दोनों को जब जोड़ना चाहते हो तब क्या होगा, ये दोनों जो रॉड जो दिख रहा है आपको, इसमें से एक जो है वो कनेक्टेड रहेगा किसके साथ, मान लीजिए आपका सोर्स है, सोर्स को हम लोग ऐसा दिखाते हैं, ठीक है, बड़ा और छोटा। बड़ा वाला पॉजिटिव सोर्स होता है, छोटा वाला नेगेटिव सोर्स वाला आता है। तो छोटा वाला मान लीजिए, छोटा वाला क्या होता है, छोटा वाला वेल्डर का हाथ में रहता है, नेगेटिव वाला इसके साथ कनेक्ट, पॉजिटिव वाला इसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव वाला जो है वो वेल्डर का हाथ में रहता है। जनरली उल्टा होता है, सॉरी, ये वेल्डिंग का सेटअप जो है थोड़ा चेंज कर देते हैं, आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। तो नेगेटिव यहाँ पे कनेक्टेड है, और पॉजिटिव जो वाला है, जो है ना, वो वेल्डर का हाथ में रहता है। आप देखिएगा वेल्डर पकड़ा होगा, है ना, उसके हाथ में। तो ये आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल जो कि इससे कनेक्टेड है। तो आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि ये जो वेल्डर है क्या करेगा, पहले ये जो वेल्डर है वो क्या करेगा, he will try to टच हियर, है ना, इसके ऊपर टच करेगा तो क्या होगा, अगर ला के यहाँ पे लगाओगे तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे मूवमेंट होगा किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। ये सर्किट कंप्लीट हो गया ना, देखिए अच्छे से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, होगा ना, सर्किट कंप्लीट होगा। इसलिए वैसे आप बोलोगे सर हम इसको यहाँ से हटा के, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पर लगा देंगे, है ना। वेल्डर पहले कहाँ लगाया था, इधर लगाया था, अभी कहाँ लगाएगा, इधर लगाएगा, साइड वाला में। रॉड ए रॉड बी, पहले रॉड ए में ही लगा देते, सर्किट कंप्लीट हो गया था, अभी निकाल के रॉड बी में लगा देंगे। तो क्या होगा अभी, बिकॉज ये जो आपने सोर्स रखा है इसको ऑब्वियसली वेल्डिंग करने के टाइम में हाई वोल्टेज सोर्स रखा जाता है, HV मतलब हाई वोल्टेज सोर्स रखा जाता है। तो यहाँ पे जब यहाँ से हटा के, ए से हटा के बी में लगा दिए, तो क्या हो गया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा ना रॉड, बिकॉज आप इसमें कनेक्ट कर दिए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कुछ गैप आ जाएगा, दिख रहा है गैप। तो ये जो गैप आपको दिख रहा है, गैप को, है ना, एक गैप देखिए, सर्किट कंप्लीट हो रहा है क्या, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव है, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ये नेगेटिव मतलब क्या है, यहाँ से कुछ ना इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, यहाँ से क्या होगा, कुछ स्पार्क निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स जनरली होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ जाते हैं, बी के ऊपर जाते हैं। क्यों, तो आप बोलेंगे सर गैप में कैसे ट्रैवल कर रहा है,
जनरली करंट जो है यहाँ पे करंट ही पास होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब नथिंग बट करंट है ना। सो करंट जो है उसका ऑपोजिट मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन करंट जो है इलेक्ट्रॉन ही है। सो यहाँ पे जो गैप है, इस गैप को जो एयर है वो एयर पार्टिकल्स को आयनाइज कर लेता है। इतना स्ट्रेंथ आ जाता है इलेक्ट्रॉन के पास। इतना स्ट्रेंथ आया कहाँ से? आप यहाँ पे हाई वोल्टेज सोर्स देके रखे हो। ये हाई वोल्टेज सोर्स क्या कर रहा है, उसको उसको यू नो प्रोपेल कर रहा है। देखो हाई वोल्टेज का मतलब क्या है? हाई वोल्टेज का मतलब ये है कि आप जितना ज्यादा वोल्टेज देंगे, एक्चुअली वोल्टेज का दूसरा नाम वोल्टेज डिफरेंस है, एक्चुअली वो वोल्टेज डिफरेंस ही है, लेकिन उसको हम लोग वोल्टेज करके बुलाते हैं। तो ये वोल्टेज डिफरेंस का मतलब क्या है? एक साइड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और एक साइड में कम इलेक्ट्रॉन्स। जितना ज्यादा डिफरेंस करेंगे उतना ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस होगा। जितना ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस होगा उतना फास्ट होगा आपका क्या, इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड, है ना। उतना फास्ट होगा, उतना एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन्स के पास मूव करने के लिए। जैसे तूफान वगैरह होता है, तूफान कैसे होता है? एक जगह हाई प्रेशर क्रिएट होता है और एक जगह लो प्रेशर क्रिएट होता है ना। सो जहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है वहां पे आपका ऐसा बनता है ना, एंड आपका है ना लो प्रेशर रीजन की तरफ है ना मूव करता है ना। सो वैसे आपका है ना, सो वैसे ही आपका इधर भी आपका मूवमेंट हो रहा है ना। ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट क्या होगा, ये एयर पार्टिकल्स को आयनाइज करके पार कर लेगा इसको, है ना। तो पार करने के टाइम जब जाएगा ना, बिकॉज वो स्पार्क निकलेगा, वो हवा को पार करके जा रहा है ना, स्पार्क निकलेगा यहाँ पे, इसकी जगह में ये जगह मेल्ट हो जाएगा, एरियाज मेल्ट होके बाद में इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे बाय यूजिंग ए फिलर मटेरियल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्डिंग बोलते हैं। फिलर मेटल यूज करके, उसका हाथ में रहता है ना वेल्डर का हाथ में, वो फिलर मेटल यूज करके उसको क्या करेगा, जोड़ देगा। सो दिस इज ओनली कॉल्ड एज वेल्डिंग। सो बात ये कि सब क्यों बता रहा हूँ वेल्डिंग के बाद, ये कैथोड रे ट्यूब में इसका एप्लीकेशन यहाँ पे यूज होने वाला है, आपको अच्छा से समझाने के लिए बोला हूँ। देखिए आप अब समझ गए होंगे, आपका मन में आ गया होगा सर क्यों बता रहे हैं ना। सो देखिए बहुत ही आसान है। क्या होगा, ये जो हमने डिस्कस कर रहा था अभी तक, अंदर में वैक्यूम है ना। सो यहाँ पे क्या होगा गाइस, बिकॉज आपने हाई वोल्टेज दिया है ना। वो साइंटिस्ट क्या देखे एक्चुअली, जूलियस फ्लकर, उन्होंने देखे कि यहाँ से एक्चुअली ना इसके पीछे और एक सेटअप है, छोटा सा सेटअप, जो कि यहाँ पे मिसिंग है डायग्राम में, मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। सो छोटा सा है क्या कुछ यहाँ पे ना, हम ये सब समझ गए। आपका पॉजिटिव वाला एनोड, नेगेटिव वाला कैथोड होता है ना। सो ये जो है इसके पीछे एक स्क्रीन रखा जाता है। क्या रखा जाता है? स्क्रीन रखा जाता है, ठीक है। आपको ग्रीन कलर का दिखाई देता है जनरली स्क्रीन पीछे। किसके पीछे? आपका एनोड के पीछे। बहुत लाइट हो गया है ना। किसके पीछे? एनोड के पीछे रखा जाता है। सो ये एनोड के पीछे जब रखा जाता है तब क्या होता है गाइस, जब ये एक्चुअली ना स्विच ऑफ है मान लो, अब स्विच जब ऑन करेंगे तो वो क्या देख रहे थे, ये जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन, स्क्रीन का एक्चुअली स्पेशलिटी है, स्क्रीन का नाम है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। क्या नाम है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन, इसका दूसरा नाम है फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन का काम क्या है, जब भी उसके ऊपर रेस गिरता है वो क्या होता है, चमकता है, ठीक है। सो वो देखे कि अलग अलग है ना वोल्टेज पर अलग अलग है ना, जब वोल्टेज का रेगुलेटर होता है ना, जैसे फैन का रेगुलेटर होता है वैसे वोल्टेज का रेगुलेटर होता है। सो अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग रेस दिखा रहे थे, लेकिन वो क्या हो रहा था ना, ये स्क्रीन चमक रहा था। कौन सा स्क्रीन? ये स्क्रीन चमक रहा था। कौन सा? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन किससे बना रहता है? जड़नेस, याद रखिए। जिंक सल्फाइड इज अ कंपाउंड जिसके ऊपर रेस गिरने पर वो साइन करता है, उसका नेचर है, ठीक है। सो ये साइन करना शुरू किया, साइन करना जब शुरू किया तो पता चला, देखिए साइन कर रहा था मतलब इसके ऊपर कुछ रेस गिर रहे, मतलब ऑब्वियसली कहाँ से आ रहा होगा, उसका ऑपोजिट से आ रहा होगा ना, है ना। तो कुछ रेस दिखाई नहीं दे रहे थे, ग्लास ट्यूब में दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन लेकिन ये जो स्क्रीन है वो साइन कर रहा था। तो वहां से पता चला कि आपका जो कैथोड है नेगेटिव वाला, है ना, इसमें से कुछ रेस निकल रहा है जो कि नहीं दिख रहा है, लेकिन ये साइन कर रहा है, देयरफॉर दीज आर नेम्ड एज कैथोड रे। क्या? कैथोड रेस, जो कि देखिए यहाँ पे आप दिख रहा होगा, देखो रेस है ना, रेस ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। सो इनविजिबल रेस, देखा, इनविजिबल है ना। तो यहाँ पे इनविजिबल रेस है, किस तरफ ट्रैवल कर रहा है? एनोड। एनोड की तरफ क्यों ट्रैवल कर रहा है बताइए? जैसे यहाँ पे क्यों जा रहा है, इतना हाई वोल्टेज है, यहाँ पे गैप है ना, इतना सारा गैप है, हवा है, वो भी हवा भी प्रॉपरली नहीं है, लो वैक्यूम है, फिर भी वो चले जा रहे हो, है ना। जैसे कि क्या है ना,
लॉन्ग जंप कर रहा है ना, यहाँ से लेके आता, लॉन्ग जंप क्यों कर रहा है, उसके पास शक्ति है, एनर्जी है। कौन दिया, आप ही ने दिया। कैसे दिया, हाई वोल्टेज सोर्स लगा के, हाई वोल्टेज जनरेटर लगा के, है ना। तो आप जितना वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ताकत मिल जाएगा उसको, एंड उतना जोर से उतना लंबा वो कूद सकता है। तो इस केस में वही हो रहा है। तो यहाँ पे कैथोड मतलब क्या है, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला रॉड्स जो निकलता है उसका भी नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। नेगेटिव किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएगा। समझ रहे हैं। तो इसलिए इसका नाम हो गया कैथोड रे ट्यूब। रे का नाम है कैथोड, कैथोड रे क्योंकि कैथोड से निकल रहा है, एंड ट्यूब का नाम है कैथोड रे ट्यूब। दिस इज द सेटअप एंड दिस इज द यू नो ऑब्जर्वेशन कि यहाँ से साइन कर रहा है जेड एन स्क्रीन। समझ गए। सो मैं आपको दो एग्जांपल बताया, वेल्डिंग का एंड दिस ऑल्सो कैथोड रे ट्यूब का। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, जो कैथोड रेस निकल रहा था ना उसका प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी एंट्रेंस में। They travel in straight lines away from cathode with very high velocity ranging from देखिए 10 power 7 to 10 power 9 है ना, अराउंड द स्पीड ऑफ लाइट ना। स्पीड ऑफ लाइट अराउंड 3 into 10 power 8 होता है ना। तो अराउंड स्पीड ऑफ लाइट इतना स्पीड से ट्रैवल कर रहा है वो, है ना। इससे सैड ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ इज कैस्ट ऑन द वॉल ऑपोजिट टू कैथोड, है ना। शैडो दिख रहा है, देख रहे हैं आप, शैडो ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे ना तो यहाँ पे जो लाइट पास करके ना इसको शैडो बना रहा है ना, जेड स्क्रीन जो आपको बता रहा था ना जो चमकता है। ठीक है, दे प्रोड्यूस ए ग्रीन ग्लो, इसलिए हमने ग्रीन बनाया था यहाँ पे, है ना। सो ग्रीन दिख रहा है आपको, है ना। दे प्रोड्यूस ए ग्रीन ग्लो व्हेन स्ट्राइक्स द ग्लास वॉल मैटर, लाइट इज एमिटेड व्हेन दे स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। व्हेन अ स्मॉल पिन व्हील, है ना, पिन व्हील इसका 10 उसका जो रेडियस है ना, छोटा सा माइक्रोमीटर में होगा, छोटा सा सेंटीमीटर में होगा, जो भी इज प्लेस्ड इन देयर पाथ, द ब्लेड्स ऑफ व्हील आर सेट इन मोशन, मतलब ये भी रोटेट कर रहा है, देखें, है ना। एक लाइट माइका व्हील को रखे, लाइट हल्का सा, मोटा सा नहीं है ना। अब आप बोलेंगे सर ये चलो ये ये टरबाइन लगा देते हैं वहाँ पे, वहाँ से करंट प्रोड्यूस कर देंगे, है ना, कुछ लोग बोलते हैं कंजूस लोग, है ना। सो वहाँ पे टरबाइन को रोटेट करने की ताकत नहीं है उसके पास, बल्कि वो छोटा सा लाइट माइका व्हील को, माइका जो होता है ना एक हल्का सा एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसको रोटेट कर सकता है। ठीक है, सो ये सारे प्रॉपर्टीज दिख रहा है हमें। द रिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, देखा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स को डिफ्लेक्ट कर सकता है, डिफ्लेक्ट हो सकता है। When the rays are passed between two electrically charged plates, the deflect towards positively charged plate। ये हमें क्या बता रहा है, पॉजिटिव चार्ज के पास जा रहा है मीन्स व्हाट, ऑब्वियसली कौन होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है ना, अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस, है ना। इट शोज दैट कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। ऐसे पता चल रहा है कि नेगेटिव से निकल रहा है ना, है ना। नेगेटिव से निकल रहा है मीन्स ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा, है ना। सो जैसे बोलते हैं quality of a fruit is judged by the quality of the tree or plant. Similarly, nature of the substance is already can be judged by the nature of its own origin, है ना। सो वैसे ही नेगेटिव से निकल रहा है, नेगेटिव या तो ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं जो कि पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। दिख रहा है आपको यहाँ पे, कहीं दिख रहा है आपको पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। देखिए इस केस में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज दिखा रहे हैं। कैसे, हाई वोल्टेज यहाँ 10,000 वोल्ट नेगेटिव है, कैथोड है, वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना। ये पॉजिटिव आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था ना, लो वोल्टेज 10 वोल्ट का, तो देखिए सीधा जाना चाहिए था, एनोड आपको दिख रहा है, एनोड विद ए होल। देखिए एनोड की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन आपको पता है बहुत हाई वोल्टेज में रहेगा तो बहुत स्पीड में रहेगा, उसका मोमेंटम है तो जाएगा, आगे भी जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा। और स्क्रीन यहाँ पे रखा गया, वॉल कोटेड विद जेडनेस, है ना। तो यहाँ पे सीधा जाना चाहिए था लेकिन ऐसे बेंड हो गया, देखें, सीधा जाना चाहिए था लेकिन साइड पे बेंड हो गया। तो साइड पे बेंड हो रहा है मतलब किस तरह बेंड हो रहा है, क्यों बेंड हो रहा है, क्योंकि ऊपर में पॉजिटिव था। तो ऐसे कि ऐसे तो लग तो नहीं जा सकता है, क्योंकि मोमेंटम उसको रोक नहीं सकते हो ना। बोलेंगे सर इधर जाके लग जाना चाहिए, भाई कैसे लगेगा, बहुत हाई स्पीड में है, उसको रोकना बहुत मुश्किल है ना। इसलिए थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा अपने रास्ते से, ठीक है। सो दिस इज डिफ्लेक्शन, है ना। दिस पार्टिकल्स कैरिंग नेगेटिव चार्ज वेर कॉल्ड नेगेट्रॉन्स, नेगेटिव है ना इसलिए नेगेट्रॉन्स, नेगा ट्रॉन्स करके नाम दिया गया था। किससे, किनसे, थॉमसन से, जे थॉमसन, ठीक है। फिर बाद में चेंज किया गया है, आगे जाके देखेंगे। दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी व्हेन दे कोलाइड विद मैटर, इट शोज दैट कैथोड रेज पोजेस काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी व्हेन स्टॉक्ड बाय मैटर, है ना। हीट हो जा रहा था, कुछ मैटर सामने रखोगे, इसका मतलब उसके पास एनर्जी भी है। देखिए कितना कितना साइंटिस्ट लोग को थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा ना, पूरा खोद खोद के सब निकाल देंगे,
वी आर प्राउड ऑफ आवर साइंटिस्ट, इजंट इट? सो ऐसे दिस रेस रिफ्लेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, है ना। फोटोग्राफिक प्लेट जैसे आप जानते होंगे, आप अगर स्टूडियो में जाएंगे तो आपको फोटोग्राफिक प्लेट्स अगर रहता है आप देखिएगा, ठीक है, और यू कैन सर्च इन यूट्यूब ऑल्सो विल गेट फोटोग्राफिक प्लेट, जो कि फोटो उठाने के लिए यूज होता है ना। कैथोड रेस कैन पेनिट्रेट द थिन फॉइल ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, पेनिट्रेशन पावर भी है इसके पास, रेस के पास, है ना। जैसे हमारा मोबाइल का जो है ना यूज़ करते हैं हम लोग, जो भी रेस वगैरह है ना, आयनाइज्ड रेस जो है वो हमें पेनिट्रेट कर सकता है ना। पॉकेट में रखो, कहीं पर भी रखो, है ना, वो आ ही जाता है नेटवर्क, है ना। कैथोड रेस कैन आयोनाइज द गैसेस थ्रू विच दे पास, आपको पता है जैसे वेल्डिंग का, वेल्डिंग होने के टाइम में जैसे हो ना वो बीच में आयनाइज कर लेता है एयर को, है ना, वैसे इसका भी नेचर है। द नेचर ऑफ कैथोड रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कैथोड एंड द गैस एंड डिस्चार्ज ट्यूब, है ना। कैथोड रेस जो भी निकल रहा है नेगेटिव रॉड से, जो भी निकल रहा है नेगेटिव रॉड से, वो इंडिपेंडेंट है किससे? नेचर ऑफ कैथोड। कैथोड की जगह में कुछ भी रखो, आयरन रखो, कॉपर रखो, सोडियम रखो, किसी को भी रखो, लेकिन जो निकल रहा है ना, वंस निकल गया कैथोड रेस, तो फर्क नहीं पड़ेगा कहाँ से निकल रहा है, लेकिन निकल रहा है कैथोड रेस, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो गैस एंड डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर एक गैस कुछ भी रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसको? कैथोड रेस को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि उससे कुछ लेना देना नहीं है ना, इसका कैथोड रेस से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए दैट डज नॉट डिपेंड, इट डजंट डिपेंड, है ना, इट इज इंडिपेंडेंट। ओके, आगे चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ, अभी क्या पता चल गया आपको? अब ये पता चल गया कि एटम के अंदर, ये आपको क्या पता चला कि नेगेटिव निकल रहा है। नेगेटिव मतलब कौन है? ऑब्वियसली आपने जो डाल्टन का देखा था, वो डाल्टन ने कुछ चार्ज के बारे में नहीं बताया, इसका मतलब क्या? न्यूट्रल है। एंड यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो रॉड आपको जो दिख रहा है, रॉड किससे बना होगा? ऑब्वियसली किसी ना किसी एटम से बना है ना। एंड ये एटम से अगर नेगेटिव वाला पार्टिकल निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? एटम के अंदर कोई ना कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, दैट्स ऑल। कोई ना कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये नेगेटिव तो है, बहुत अच्छा है। एंड ऑब्वियसली ओवरऑल न्यूट्रल मतलब क्या है? नेगेटिव के साथ साथ कौन होगा? पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिवली पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के साथ कौन होगा? पॉजिटिव ही होगा। देखिए, नेगेटिव वंस पता चल गया तो पॉजिटिव को ना ढूंढना शुरू कर दिए, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो टोटल के टोटल एटम क्या हो जाता? नेगेटिव हो जाता, है ना। सो ऐसे शुरू कर दिए, तो आगे चल के देखेंगे। तो बात यह है कि अगर ये जो है ना नेगेट्रॉन जो नाम दिया गया था, है ना, देन लेटर और एक साइंटिस्ट जिनका नाम मैं बता देता हूँ, उनका नाम था स्टोनी, ठीक है। स्टोनी ने बताया भाई ये नेगेट्रॉन अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो नाम चेंज कर देते हैं ना, क्या ये नेगा 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 करते रहोगे ना, इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन वर्ड है बहुत पावरफुल वर्ड है, इससे बहुत सारे ना वर्ड्स फ्रेम हुआ है, कॉइन हुआ है। आगे चल के देखेंगे, स्टोनी करके एक ग्रेट साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया चलो भाई ये नेगेट्रॉन अच्छा नहीं लग रहा है, इलेक्ट्रॉन जैसे कन्वर्ट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का नाम पड़ गया। एंड उसका चार्ज क्या था? नेगेटिव था। तो बट हमें पता करना है कि चार्ज नेगेटिव तो है, ठीक है, मान गए, लेकिन कितना है उसका चार्ज, वैल्यू कितना है ना, वैल्यू भी निकालना है ना, वंस चार्ज पता चल गया तो। सो वैल्यू निकालने के लिए बहुत मेहनत किए थे, ठीक है। सो इन 1897 जे थॉमसन, देखिए कितना गैप है, ये कब किए थे एक्सपेरिमेंट वाला? जूलियस प्लकर ने किए थे अराउंड 1859, ठीक है। अभी तो हम लोग डिस्कस कर देने, पता नहीं चल रहा है, लेकिन देखिए, है ना, कितना गैप है, साइंटिस्ट लोग कितना मेहनत किए होंगे, है ना। देन इन 1897 अराउंड, 40-50 ईयर्स बैक आफ्टर दैट, है ना, डिटरमाइंड द ई बाय एम वैल्यू। ई मतलब क्या है आपका? चार्ज। चार्ज को ई जैसे रिप्रेजेंट करता है, एम मतलब आपको पता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय स्टडीइंग द डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो जे थॉमसन ने ई बाय एम का रेशियो निकाला था। ई बाय एम रेशियो का क्या जरूरत है? ई बाई एम रेशियो का क्या जरूरत है, हम लोग आगे चल के देखेंगे, आपको पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ ई बाई एम हैज बीन फाउंड टू बी 1.7588 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। कूलम किसका चार्ज है, किसका यूनिट है? आपका चार्ज का यूनिट है ना। एंड ग्राम जो है उसका मास, चार्ज हुआ मास। ये कैसे आया? देखिए कैसे आया, वो उसके पीछे बहुत बड़ा कैलकुलेशन है ना। सो आप उसको इंटरनेट में पा सकते हो, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोग ज़्यादा डीप नहीं जाने वाले हैं। हमारा काम हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, हमें केमिस्ट्री पढ़ना है ना। तो हम लोग हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं कि कैसे कैसे आया, हम लोग डिटेल में नहीं जाने। तो हमें आपको इतना याद रखना है कि वैल्यू कितना है, ई बाय एम वैल्यू, और कैसे आया, कैसे आया ना। इसका जो डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम है, यू कैन रिफर एनसीईआरटी फॉर दैट, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस। Why? Because this is not at all useful for us. Only to know something new you can go through into that. बट एनसीईआरटी का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें, उसमें भी डिटेल में नहीं दिया गया, खाली एक डायग्राम दिया गया है ना। सो यू कैन गो थ्रू दैट। सब कुछ मैं बता दूंगा तो आप क्या करेंगे, है ना।
सो कभी कभी थोड़ा सस्पेंस में रखना चाहिए. सो यू गो टू दैट एनसीईआरटी बुक, ओपन योर बुक एंड यू कैन गो थ्रू दैट. एंड दिस चार्ज बाय मास रेशियो जो आपको है ना मिला था 1.7588 × 10⁸ कूलम पर ग्राम्स. ठीक है. तो वैल्यू ऑफ ई बाय एम हैज फाउंड टू बी इतना. बाय परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स थॉमसन प्रूव्ड दैट व्हाटएवर गैस बी टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब कौन है, वही कैथोड रे ट्यूब है, उसी को डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं. एंड व्हाटएवर बी द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स द वैल्यू ऑफ ई बाय एम इज ऑलवेज सेम. आपको बोला था ना ई बाय एम मेटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. आप जो कौन सा भी रॉड लीजिए, आयरन का लीजिए, स्टील का लीजिए, लेकिन ऑब्वियसली करंट को है ना पास करना चाहिए, नहीं तो कैथोड्स नहीं बनेंगे. जो भी मेटेरियल लीजिए ई बाय एम उसका हमेशा सेम ही आ रहा था, है ना. जे थॉमसन ने पता किए इलेक्ट्रॉन्स आर 10 इलेक्ट्रॉन्स अभी नाम बताया था, स्टोनी ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करके, आर 10 कॉमन यूनिवर्सल सब्स्टिट्यूएंट और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स. इसका मतलब आप जो भी लोगे एटम उसके अंदर है और सबके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. इसका मतलब आप जो भी एटम लोगे उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन दिखेगा ही दिखेगा. समझ गए, है ना. नेक्स्ट. सो यहाँ पे अभी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, है ना. चार्ज कैसे निकाले थे, है ना. सो और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिलिकन. क्या था, मिलिकन. ये कब किए थे, 1909 में. देखिए अराउंड 10-12 ईयर्स के बाद, है ना. बाय द मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, देखिए थोड़ा सा हिंट है. देखो मैं आपको बताया था ना सारे एक्सपेरिमेंट्स में डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है. इवन ये सारे कैथोड रे ट्यूब के बारे में जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताया क्योंकि आगे चल के आपको बताऊंगा कैथोड रे ट्यूब का फायदा क्या है ना. अभी चलो बता देता हूँ, आप लोग इतना सस्पेंस में क्यों रखो. कैथोड रे ट्यूब जो है, अब देखे होंगे पुराना टीवी वगैरह, पुराना टीवी जो है उसका पीछे डब्बा रहता था, देखे होंगे ना. मान लीजिए आपका टीवी है, इसके पीछे ना एक डब्बा रहता था ऐसे, है ना. आजकल सब स्लिम हो गए ना, सब फिट वाले हैं. सो आजकल सब एलईडीज आ गए हैं ना, ऐसे वॉल के ऊपर आप टंगा सकते हो. लेकिन पहले ज़माने में पीछे एक डब्बा रहता था. डब्बा देखे हो, ये डब्बा जो है इसके पीछे सीआरटी था. सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब. सीआरटी को सीआरटी जैसा नहीं बोलते थे, उनको बोलते थे पिक्चर ट्यूब बोलते थे. अब अभी भी आपका पिताजी या मम्मी को पूछिए, साइड में बैठे होंगे घर पे आपका, तो पिक्चर ट्यूब बोलते थे. पिक्चर ट्यूब क्यों बोलते थे, कैथोड रे ट्यूब को नहीं बोलते थे ऐसे पिक्चर ट्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एक वही लगा गया था कैथोड एंड यहाँ से रेस निकल रहे थे. यहाँ पे किसको लगाया गया था, एनोड को लगाया गया था. एंड इसके पीछे क्या लगा गया था, स्क्रीन लगाया गया था. वो स्क्रीन क्या है ना, उसको जब रेस गिरता है तो चमकता है. तो रेस आगे जाके गिर रहा था तो स्क्रीन चमक रहा था. जैसे गिरेगा वैसे चमकेगा, जैसे गिरेगा वैसे चमकेगा. जैसे देखे जैसे आपको दिखेगा वैसे आपको टीवी सामने से देखेंगे लोग, टीवी सामने से देखेंगे, पीछे से हो रहा है डब्बा से. तो आजकल वो सीआरटी को पिक्चर टिप को यूज नहीं करते थे. मुझे याद है हमारे घर में पुराना टीवी था, 2-3 बार ऐसे हुआ कि हमारा गांव में ना एक ये गिर गया, क्या बोलते हैं उसको, लाइटनिंग है ना, चड़क बोलते हैं ना. तो लाइटनिंग गिर गया पोल के ऊपर, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज. इसलिए बोलते हैं ना कि जब भी अगर ऐसे पहले जमाने में तो ये अर्थिंग वाला सिस्टम नहीं था, आजकल का तो सब एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी. सो पहले जमाने में आजकल भी ऐसे अर्थिंग लगाने पे कभी कभी हो जाता है इफ आर अनफॉर्चुनेट. तो ऐसे उस टाइम अर्थिंग नहीं लगा गया था, वैसे ना प्लग पॉइंट पे लगाया गया था, टीवी चल रहा था. तो उस टाइम जब ये हो गया लाइटनिंग गिर गया तो उस मोमेंट में आपका पिक्चर ट्यूब जल गया अंदर, बिकॉज ना हाई वोल्टेज वो संभाल नहीं पाया, पिक्चर ट्यूब जल जाता है. तो वैसे इसलिए टीवी वगैरह पड़े रहता है ना. आजकल उसको कभी खरीदता नहीं, क्योंकि आजकल सब एलईडी खरीद रहे हैं, स्लिम है ना. आप वॉल के ऊपर टंगा सकते हो उसको, आसान है. सो ये पीछे क्या यूज हो रहा था, सीआरटी को यूज कर रहे थे, है ना. तो दिस लेड अस टू ना इन्वेंट दिस टेलीविजन. कैथोड रे ट्यूब इतना पावरफुल है ना. टेलीविजन अभी भी चल रहा है ना, बाद में वो एडवांस हो ऑब्वियसली, दैट इज रिप्लेस्ड बाय एलईडीज, बट पहले जमाने हम लोग इसको यूज कर रहे थे. ठीक है. सो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज टू अंडरस्टैंड कि हमें सारे एक्सपेरिमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स इंपॉर्टेंट है ना. सो वही एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग देख रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में होता क्या है. सो आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका सेटअप है. ठीक है. सेटअप में देखिए क्या हो रहा है. तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एक स्प्रे गन मतलब एटोमाइजर. गन मतलब गन नहीं है बाबा, AK-47 नहीं है. दिस इज स्प्रे गन, जो स्प्रे करता है ना. गन क्यों बोलते हैं, बिकॉज कुछ फोर्स दे सकता है ना. एटोमाइजर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एटम्स बन पा रहा है ना. हाई प्रेशर से जब आप एटम को यूज करोगे ना, आई मीन एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को प्रेस करोगे ना, तो क्या हो जाएंगे, वो एटम्स बन जाएंगे. वो ऐसे ना, वो यहाँ पे ना कुछ ऑयल ड्रॉप्स यहाँ पे छोड़ देते हैं. जब ऑयल ड्रॉप्स छोड़ देते हैं, इसके ऊपर क्या है ना, जब ऊपर से आ रहा होगा ऐसे ऑयल ड्रॉप्स ऊपर से गिर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है.
फ्री फॉल करने के टाइम आप क्या करोगे, साइड से एक्सरेस पास करोगे। एक्सरेस क्या करता है, इसके सामने आने का जितना भी हवा है एयर मॉलिक्यूल्स उसको आयनाइज कर देता है। क्या कर देता है, उसको आयनाइज कर देता है। एक्सरेस जो है उसके लिए कारण है। एक्सरेस आप देखे होंगे, अगर किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो एक्सरेस पास करते हैं। तो एक्सरेस क्या करते हैं, उसको पेनिट्रेट करके चले जाते हैं और उसको देख पाते हो आप उसको, है ना, अंदर वाला चीज को टूटा है कि ठीक है कि, है ना, वॉटेवर। सो वैसे एक्सरेस क्या करते हैं, इसको आयनाइज कर लेते हैं। आयनाइज करने के टाइम में क्या होता है, आपको जो ऑयल ड्रॉप है वो ऑयल ड्रॉप हवा में अगर आयनाइज कर देगा तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ऑयल ड्रॉप के साथ मिल जाएंगे। किसके साथ मिल जाएंगे, ऑयल ड्रॉप के साथ मिल जाएंगे। मतलब अभी का ऑयल ड्रॉप का चार्ज क्या हो गया, ऑयल ड्रॉप जो ऊपर से न्यूट्रल बन के आ रहा था, ये जब हवा का प्रेजेंस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो नेगेटिवली चार्ज जब हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो अभी नीचे नहीं जाएगा और कहाँ जाएगा, जाने के लिए ट्राई करेगा, ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगा। क्योंकि ऊपर में कौन है, पॉजिटिव है ना ऊपर में, नीचे में कौन है, नेगेटिव है ना, प्लेट। तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने के लिए ट्राई करेगा। तो लेकिन आप यहाँ पे जो देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्चुअली कनेक्टेड रहता है, ये है ना, ये किससे कनेक्टेड रहता है, सोर्स से कनेक्टेड रहता है। तो सोर्स को आप चेंज करके, वोल्टेज को चेंज करके आप क्या करोगे, ये वाला ऑयल ड्रॉप को ना बीच में मेंटेन करोगे, रखोगे बीच में। मतलब क्या है ना, आप जितना वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उतना पॉजिटिव चार्ज होगा, ज्यादा पॉजिटिव उतना कम नेगेटिव होगा। ये ज्यादा पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करने के लिए ट्राई करेगा। आप अगर वोल्टेज कमा दोगे तो क्या होगा, देखो वंस ये आपका पार्टिकल, बीच वाला पार्टिकल चार्ज हो गया, वंस आपका बीच वाला ऑयल ड्रॉप जो है वो चार्ज हो गया, आप उसको क्या कर सकते हो, उसके साथ खेल सकते हो। कैसे, आप ऊपर लेके जा सकते हो, नीचे लेके आ सकते हो, बाय चेंजिंग दिस वोल्टेज सोर्स, है ना, वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज चेंज करके आप ऐसे कर सकते हो। तो मिलिकन ने वो इसको ना बैलेंस किया बीच में, ये ऑयल ड्रॉप को छोड़े नहीं, वंस आयनाइज हो गया उसको बीच में बैलेंस किया। कैसे बैलेंस किए, ऊपर से और नीचे का फोर्स। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हो। इलेक्ट्रिकल फोर्स जब अप्लाई होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के ऊपर, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके चैप्टर है फिजिक्स में, दोनों चार्ज के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। किस किस के बीच में, प्लस एंड माइनस के बीच में, या माइनस एंड प्लस के बीच में, है ना। एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन किस किस के बीच में होता है, सेम चार्ज के बीच में होता है। ठीक है, सो ये जो आपका अट्रैक्शन रिपल्सन को यूज करके उन्होंने क्या किया, कुछ वैल्यूज निकाल दिए, है ना। ये सब पूरा आपका सेटअप के बारे में डिटेल बताया है ना। बाय मेजरिंग द स्पीड एंड नोइंग थिंग्स लाइक स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एंड डेंसिटी ऑफ द ऑयल, रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप्स, मिलिकन वाज एबल टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप्स। चार्ज को देख लिया उन्होंने। He found that the smallest charge to be found in them was 1.59 into 10 power minus 19 कूलम। स्मॉलेस्ट चार्ज है, मतलब 1.59 या 1.6 ऑलमोस्ट आसपास, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 10 पावर माइनस 19 समझ रहे हो ना, बाय 1000 बाय होके इतना कम वैल्यू है, वो इतना कम वैल्यू है। तो कैसे पता चला ना, ये तो यहाँ पे ऐसे मेंशन है, एनसीईआरटी में हमारा ऐसे मेंशन है। जितना भी सारे आपका देख रहे थे वो सबका चार्ज ऐसे निकल रहा था, कुछ एन नंबर इंटू 1.59 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्स। ये क्या है आपका चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप, ऐसे निकल रहा था। चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप कैसे निकल रहा था, n इंटू ये वैल्यू सारा था। मतलब n का वैल्यू कभी कभी 2 था, n का वैल्यू कभी कभी 3 था, n का वैल्यू कभी कभी 4 था, ऐसे करके आपका नंबर्स थे। लेकिन ऑब्वियसली ये नंबर कभी हमेशा रिपीट हो रहा था, ये नंबर। इसका मतलब क्या है, आप समझने के लिए ट्राई कीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर वो ऑयल ड्रॉप जो ऊपर से नीचे आ रहा था, अगर वो ऑयल ड्रॉप के साथ अगर एक इलेक्ट्रॉन लग जाएगा तो उसका चार्ज कितना होता था, 1.59 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्स। अगर वो ऑयल ड्रॉप, वो मतलब ऑयल ड्रॉप है, ठीक है, ऑयल ड्रॉप के साथ अगर 2 इलेक्ट्रॉन लग जाते थे, देखो आप आयनाइज कर रहे हो, लेकिन आयनाइज करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स आके लगेंगे आपको तो पता नहीं ना, वो डिपेंड करेगा ना। सो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लग जाते थे तो उसका वैल्यू कितना आ रहा था, 2 इंटू 1.59 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्स आ रहा था। 19 है, ठीक है, 10 पावर माइनस 19 कूलम्स आ रहा था। तो यहाँ पे लेकिन ये जो नंबर है ये तो कॉमन आ रहा था, इसलिए उन्होंने पता किए कि सबसे जो छोटा पार्ट है उसका जो चार्ज होगा दैट विल बी नथिंग बट दैट विल बी द चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके उन्होंने उनका चार्ज निकाल दिए। तो आपको एग्जाम में कभी भी नहीं पूछेगा कि भाई मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट दिखाओ कैसे होता है, कैसे किए उन्होंने, कैसे कैलकुलेशन किए, कभी नहीं आएगा। ठीक है, आपको पूछेगा कि चार्ज कितना है, ठीक है, बिकॉज हम लोग उसका एक्सपेरिमेंट्स को समझने के लिए इतना बड़े साइंटिस्ट है ही नहीं। दे आर बिग बिग साइंटिस्ट, है ना, उन्होंने क्या क्या किए होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज किए है ना, विच मे नॉट बी पैलेटेबल टू अस टू अंडरस्टैंड, है ना। सो इसलिए हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट इतना बता कीजिए कि यहाँ आपका जो चार्ज है फंडामेंटल चार्ज वो कितना आ गया, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्स आ गया। तो अभी आपके पास पहले से जे थॉमसन ने क्या बना के रखे थे,
आपका चार्ज व मास रेशियो बना के रखे थे उनका एक्सपेरिमेंट से, है ना। चार्ज में मास रेशियो था, अभी चार्ज में निकल गया, चार्ज में मास E/m था, अभी चार्ज में निकल गया E, तो हम क्या निकाल सकते हैं, अभी M निकाल सकते हैं, है ना। देखिए M इज इक्वल टू E/M, E जो है वो निकल गया 1.602 माइनस, और E/m पहले से निकल गया था, तो दोनों डिवाइड किए तो कितना निकल गया, इतना निकल गया 9.1096 × 10⁻31 kgs। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन का आपको तीन चीज याद रखना है, क्या क्या है, चार्ज बाय मास रेशियो, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में, आपका चार्ज एंड आपका मास। आप चार्ज एंड मास याद होगा तो चार्ज में मास आप निकाल सकते हो। इसका चार्ज कितना है, ई मतलब चार्ज है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, ई मतलब चार्ज है, कितना है माइनस, माइनस क्यों दिया गया है, क्योंकि वो नेगेटिव है, माइनस 1.62 × 10⁻19 कूलम्स। मास कितना है 9 पॉइंट, ये नेगेटिव नहीं होता है कभी मास, हाँ 9.1096 × 10⁻31 kgs, है ना। दोनों डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा मास, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, रेस्ट मास, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन मूविंग विथ लो स्पीड। तो कभी कभी मूव करता है ना तो उसका मास चेंज हो जाता है, कैसे चेंज होता है हम लोग आगे चल के देखेंगे, लेकिन उसको हम लोग रेस्ट मास बोलते हैं। तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स में सबके सब में मैक्स 99% में आपको क्या यूज होता है, रेस्ट मास ही यूज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स देखो, इलेक्ट्रॉन्स को एक चीज बता देता हूँ आपको, अभी तक की कोई भी बड़ा साइंटिस्ट नहीं है कि जो कि इलेक्ट्रॉन्स को देखा है, दे आर जस्ट प्रेडिक्टिंग कि ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हैं। कैन यू इमेजिन, हमारा टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांगली डेवलप्ड है, इतना एडवांस्ड है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू सी इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये मतलब इट्स लाइक हम एडवांसली सच में एडवांस हैं कि नहीं है, दुनिया चल रहा है तो चल रहा है हमारा साइंस, है ना। सो अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन देखा नहीं, इतना छोटा है, व्हाट टू स्पीक अबाउट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अरे भाई, मूविंग इलेक्ट्रॉन का स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, एक है हमारे पास, लेकिन दैट इज नॉट एट ऑल एक्यूरेट, इसलिए रेस्ट मास निकालते हैं एज्यूम करके कि मास आपका इलेक्ट्रॉन जो है आपका रेस्ट में है। ठीक है, चलो आगे चल के देखते हैं, इसमें क्या निकल गया आपका, नेगेटिव के बारे में पता चल गया, इलेक्ट्रॉन के बारे में सारे डिटेल्स पता चल गया। मैं आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, मतलब ऑब्वियसली कौन होगा, पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव वाला होगा उसका नाम, है ना, उसको एक्सपेरिमेंट से पता किए, कौन सा एक्सपेरिमेंट, सेम मेथड ऑफ CRT, CRT के जैसे ये पूरा, है ना, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड रे ट्यूब बोलते हैं। जो कैथोड रे ट्यूब था, ये क्या होगा आपका एनोड रे ट्यूब। एनोड क्योंकि आपका पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है ना, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम लोग पूरा उल्टा कर रहे हैं इधर। वहां पे क्या कर रहे थे, याद कीजिए, नेगेटिव पे वोल्टेज दिया जाता था, है ना, अंदर में गैस था नहीं था। देखिए डिफरेंसेस पता करने के लिए ट्राई कीजिए, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है दोनों में, ठीक है, डिफरेंसेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आएगा तो। क्या है, अंदर का गैस यहाँ पे होता है, यहाँ पे लो प्रेशर मेंटेन नहीं होता है, यहाँ पे होता है लो प्रेशर, लेकिन नॉट दैट लो प्रेशर होता है, बट नो वैक्यूम, गैस इज प्रेजेंट इन द ग्लास ट्यूब। एंड यहाँ पे जर्नस कोटिंग भी रखा गया है, लेकिन कहाँ पे रखा गया, किसके पीछे रखा गया, परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड मतलब होल्ड वाला, कैथोड को परफोरेटेड क्यों किया गया, क्योंकि पता करने के लिए कि कोटिंग के ऊपर रेस गिर रहा है, ठीक है, वो ये भी साइन हो रहा था, हाँ यहाँ पे लिखा है देखिए, H2 गैस इनसाइड एट लो प्रेशर, वहाँ पे ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे H2 गैस को रखा गया, H2 गैस को रख के ही यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो उन्होंने देखे कि ये भी साइन हो रहा है, वहाँ पे यहाँ पे देखिए रेस कहाँ से निकल रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है। तो बात है कि सर ये पॉजिटिव से रेस कैसे निकल रहे हैं, हाउ इज दैट पॉसिबल, जैसे नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, ये पॉजिटिव से रेस कैसे निकल रहे हैं, एक्चुअली पॉजिटिव से निकल रहा है कि और कुछ हो रहा है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, हमको बता दे रहा हूँ। देखिए इलेक्ट्रॉन जितना फ्री होता है ना एटम में, आपको तो पता है एटम के बारे में, है ना, थोड़ा बहुत मैं आपको आगे जाके और भी डिस्कस करने वाला। न्यूक्लियस होता है, बाहर में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे करके कौन बताता था, हमारे एक साइंटिस्ट रुदरफोर्ड, जो कि आप 9th क्लास में पढ़े हैं पहले से, है ना, थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर जा सकता है, ऑर्बिट में रोटेट करते तो बाहर जा सकते हैं, लेकिन ये प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो कहाँ कैसे जा सकता है। प्लस मतलब प्रोटॉन है ना, पॉजिटिव, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन, कितना आसान है ना। N फॉर नेगेटिव, N फॉर नेगेट्रॉन, जो कि बाद में इलेक्ट्रॉन हुआ, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से बाहर कैसे आ सकता है, बहुत सिंपल है, पॉजिटिव चार्ज बाहर नहीं आता, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, ये बाहर नहीं आता है, कौन बाहर आता है, कैसे होता है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है ना, ये पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये आपका कैथोड है, नेगेटिव वाला सब, है ना। पॉजिटिव चार्ज हो क्या रहा है, देखिए आप जब ये H2 गैस को यूज कर रहे हो, देखो वहाँ पे गैस यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे गैस यूज करना पड़ रहा है। ये जो H2 गैस मतलब H2 एटम्स हैं, H2 एटम्स मतलब H2 मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स में एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन, इसमें से कुछ एटम्स क्या करेंगे,
आपका ये इसके साथ जब टच करेंगे ना, देखो जब टच करेंगे ऑब्वियसली इसके अंदर तो टच करेंगे ना कुछ एटम्स, जब टच करेंगे बिकॉज यहाँ पे हाई वोल्टेज आप दे रहे हो है ना, सोर्स किधर है, सोर्स नहीं दिख रहा है ना, सोर्स यहाँ पे मिट गया है। सो हाई वोल्टेज जब दे रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव को यूज करके, तो हाई वोल्टेज क्या करेगा, उसको आयनाइज कर देगा, आपको पता है ना पहले से ज्यादा एनर्जी है उसके पास, आयनाइज कर देगा तो क्या हो जाएगा वो प्लस चार्ज बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो प्लस चार्ज। देखिए हाइड्रोजन को जब आयनाइज करोगे एटम को तो क्या बनेगा पता है, हाइड्रोजन एटम जो न्यूट्रल है उसको अगर आयनाइज करोगे तो क्या बनेगा H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। आयनाइज हो गया ना, आयनाइज मतलब समझ रहे हो ना, आयंस बन जाना को आयनाइज बोलते हैं, दैट्स ऑल। ये क्या था आपका न्यूट्रल था, ये क्या था आपका न्यूट्रल था, अभी क्या बन गया आयंस बन गया, ये आपका क्या बन गया पॉजिटिव आयन, ये आपका क्या हो गया नेगेटिव हो गया। सो आयंस बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं आयनाइजेशन। तो यहाँ पे आयनाइज हो जाता है, तो आयनाइज जब हो गया तो H प्लस जो है वो प्लस चार्ज क्रिएट हो गया, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, नेगेटिव तो नेगेटिव के पास नहीं जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाएगा, कौन जाएगा पॉजिटिव जाएगा, जाते जाते इसको पार कर जाएगा, इसके ऊपर गिरेगा, तो यहाँ पे क्या है H प्लस भी मूव कर रहा है। H प्लस एटम मतलब कौन है भाई, H प्लस एटम मतलब कौन है, H प्लस एटम मतलब कोई नहीं है आपका प्रोटॉन है। क्योंकि हम आपको तो थोड़ा आइडिया होगा, देखिए अगेन मैं आपको 9th क्लास को थोड़ा सा रेफर कर रहा हूँ इस चीज को समझने के लिए। हाइड्रोजन का एटम नंबर कितना होता है 1 होता है ना, 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 ना प्रोटॉन होता है कि नहीं। तो इसमें से आप अगर ऐसे होगा तब जाके न्यूट्रल होगा, है कि नहीं। तो ये न्यूट्रल होता है तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए, आप अगर नेगेटिव को निकाल दे तो ऑब्वियसली बचेगा कौन पॉजिटिव। तो नेगेटिव ही निकला है लेकिन नेगेटिव का आपको नहीं दिख रहा होगा, नेगेटिव कब दिखता है अगर इसके पीछे आप लगा देते हैं ना, तो नेगेटिव जो है पॉजिटिव अट्रैक्ट होकर इसके पीछे ये साइन होता है आपका कौन जेडन स्क्रीन। जेडन स्क्रीन आप कहाँ पे लगाया इधर लगाया, इसका मतलब क्या है आपका H प्लस भी मूव कर रहा है, मतलब इसके अंदर दोनों बनेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी बनेगा पॉजिटिव H प्लस भी बनेगा। पॉजिटिव H प्लस कौन है, वंस आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया यहाँ से H प्लस H से न्यूट्रल H से, तो कौन बचा प्रोटॉन बचा ना, इसलिए H प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोटॉन बोलते हैं। इसलिए एसिड का भी H प्लस को जो है उसको प्रोटॉन बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो H प्लस यहाँ पे जो प्रोटॉन है मूव करेगा, तो जो भी है हमें पता चल गया कि नेगेटिव के साथ साथ कौन है पॉजिटिव भी है जिसका नाम है प्रोटॉन, ठीक है। When the properties of these rays were studied by Thomson, he observed that these rays consist of positive charged particles and named them as positive rays, ठीक है। Characteristics, the rays travel in straight lines, वहीं पे भी straight lines हो रहा था, and cast a shadow, common है ना, दोनों के लिए कॉमन है, किस किस के लिए कैथोड रेस के लिए एनोड रेस के लिए। दूसरा लाइक कैथोड रेस दिस रेस आल्सो रोटेट द व्हील, ये भी कर सकता है ना, एंड आल्सो हैविंग हीटिंग इफेक्ट, दस हीटिंग इफेक्ट, सामने से कोई किसको जाकर स्ट्राइक किया तो हीट कर देगा, मतलब उसका हीट एनर्जी बन रहा है, हीट एनर्जी बन रहा है मतलब उसके पास पहले से काइनेटिक एनर्जी था, तो ये भी आपका कॉमन है ना, पहले से कॉमन है, कुछ अलग नहीं है। These rays are deflected by electric and magnetic fields towards a negatively charged plate, क्योंकि खुद पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, है ना। द रेस प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑफ, ये भी कॉमन है। दिस रेस कैन पास थ्रू थिन मेटल फॉइल, ये भी कॉमन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पेनिट्रेशन ना, पेनिट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट दिस रेस कैन प्रोड्यूस आयनाइजेशन गैसेस, वो भी आयनाइज कर पा रहा था। पॉजिटिव पार्टिकल्स इन दिस रेस हैव E by m वैल्यू मच स्मॉलर देन दैट फॉर इलेक्ट्रॉन, इसका E by m वैल्यू स्मॉलर है। For a small value of E by m, it is definite that positive particles possess high mass. देखिए ये पॉइंट को समझने के लिए ट्राई कीजिए 7th पॉइंट को, अभी तक 6 पॉइंट्स पूरा के पूरा सेम है, 7th पॉइंट थोड़ा नया लग रहा है इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ। देखिए 7th पॉइंट में क्या बोल रहा है वो, E by m वैल्यू जो है किसका प्रोटॉन का, E by m वैल्यू इलेक्ट्रॉन का अगर कंपेयर किया जाए तो प्रोटॉन का क्या है कम है, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, ठीक है। E मतलब क्या है चार्ज, M मतलब क्या मास। एक चीज बताइए दोनों का चार्ज सेम है कि नहीं, E ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू E ऑफ इलेक्ट्रॉन, मानते हो कि नहीं, इज इक्वल टू कितना 1.602 इंटू 10 पावर -19 ना, मानते हो कि नहीं मानते हो, मानना पड़ेगा जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है ना, जितना पॉजिटिव वैल्यू है उतना नेगेटिव वैल्यू होगा तब जाके एटम क्या होगा न्यूट्रल होगा, है ना। अगर हम हाइड्रोजन एटम मानते हैं जिसका एटम नंबर 1 है, इसके अंदर क्या है एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर -1.602 इंटू 10 पावर -19 होगा तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होना चाहिए प्लस में 1.602 इंटू 10 पावर -19 होना चाहिए, दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा ओवरऑल न्यूट्रल होगा, इसलिए हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जिस चार्ज क्या होता है उसका 0, समझ रहे हैं। तो दोनों का चार्ज तो सेम हो गया भाई, दोनों का चार्ज तो सेम हो गया, बट इसका कम हो गया, इसका कम हो गया क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का कम क्यों है, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज हायर, मास ऑफ प्रोटॉन इज हायर। देखिए नीचे का वैल्यू बढ़ गया ना तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर वैल्यू जब भी बढ़ता है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा कम हो जाता है ना। मैथमेटिकली गाइस
नीचे वैल्यू बढ़ाओगे, नीचे का वैल्यू बढ़ाओगे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैथमेटिकल अगर समझना चाहते हैं बहुत ही आसान है। देखिए ऊपर का वैल्यू सेम है 5 और 5, इसका मास 10 से डिवाइड हो रहा है, किसका, प्रोटॉन का। मान लीजिए इसका मास 5 से डिवाइड हो रहा है, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना हो गया, आधा हो गया। इसका वैल्यू कितना है 1, कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो नीचे वाला किसका मास, मास प्रोटॉन का ज़्यादा है, इसलिए देखिए मास प्रोटॉन का ज़्यादा है, इसका वैल्यू क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू कम हो गया। ठीक है, ये पॉइंट बताना चाहते हैं। 8th पॉइंट, E by M value is dependent on the nature of gas taken in discharge tube, that is positive particles different in different gases। ये मानते हो, पॉजिटिवली पार्टिकल्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट गैसेस, होगा ना यार, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था, हाइड्रोजन गैस को आपने रखा था, इसलिए इसके अंदर आपने किसको रखा था, हाइड्रोजन को रखा था, इसलिए वो क्या बन रहा है, H++ 1 इलेक्ट्रॉन बन रहा है ना। आप अगर हीलियम को रखोगे उसका नहीं चेंज हो जाएगा, उसका क्या बनेगा, He2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो सकते हैं वहाँ से, है कि नहीं। तो यहाँ पे बन गया ना, चेंज हो गया ना पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अब चेंज हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है, मास चेंज होगा, तो E by M वैल्यू चेंज होगा ना। तो ये गैस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, अंदर में कौन है, ट्यूब के अंदर कौन सा गैस है, जो गैस अंदर में उसके हिसाब से इसका E by M वैल्यू फिक्स होगा। E मतलब चार्ज, M मतलब मास। गैस चेंज करेंगे तो क्या होगा, आपका आयन चेंज होंगे, गैस चेंज होंगे तो आपका आयन चेंज होंगे। देखिए आपको यहाँ पर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, हाइड्रोजन के लिए ऐसे बन रहा है, हीलियम के लिए ऐसे बन रहा है, हाइड्रोजन के लिए ऐसे बन रहा है, हीलियम के लिए ऐसे बन रहा है। ठीक है ना, क्लियर सारे पॉइंट्स। आगे चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, अगेन सेम है ना। इन्होंने भी यहाँ पे थॉमसन ने फिर से बनाया, भाई प्रोटॉन तो निकल गया, इसका भी हम क्या निकालेंगे, E by M वैल्यू कितना आया, 0.9579 इंटू 10⁴ कूलम्स। वहाँ पे कितना था, 1.7588 ऐसे था ना कुछ, इंटू 10⁸ कूलम्स पर ग्राम, किसका था, E by M ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई 10⁸ था। यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 10⁴, कम नहीं हो गया प्रोटॉन का। ठीक है, it was thus assumed that the positive particle given by the hydrogen represents a fundamental particle of positive charge. This particle was named proton by Rutherford। नामकरण कौन किया, नामकरण रुदरफोर्ड ने किया प्रोटॉन का नाम, in 1911। its charge was found to be equal in magnitude but opposite in sign that of electron। बताया ना, इलेक्ट्रॉन का -1.60 × 10⁻19, प्रोटॉन का +1.60 × 10⁻19 है ना, चार्ज ऑन प्रोटॉन, दैट इज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इससे छोटा नहीं है ना, इसलिए सबसे छोटा यूनिट माना गया है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन निकाला गया, मास कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, E by M, चार्ज तो पता है, E by M निकाला जे थॉमसन ने, है ना, दोनों डिवाइड किए तो इतना मास निकला, कितना 1.672 × 10⁻27 kg। अभी तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, सॉरी, मास ऑफ प्रोटॉन जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है ना, इसलिए तो E by M वैल्यू इसका कम है ना, इसलिए E by M वैल्यू प्रोटॉन का कम है। अभी ना हमने देखा था ना इसको, है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हुआ कि नहीं, देखिए मैथमेटिकली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है गाइस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अभी देखे थे 9.1096 ऐसे इंटू 10⁻31 kgs, -31 बहुत कम, और इसका कितना है -27, 10⁻27 है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन हल्का है, प्रोटॉन भारी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। चलो भाई, प्रोटॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, बहुत खुश, अच्छा हुआ दोनों निकल गए। लेकिन बाद में ऐसे हुआ, देखिए यहाँ से दोनों का मास पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, दोनों का निकल गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है, दोनों है। तो दोनों जब जुड़ा गया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन जब जुड़ा गया था, दैट वाज नॉट मैचिंग विथ मास ऑफ एटम। देखिए अभी तक हम सोच रहे थे कि चलो भाई एटम में नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव है, एंड दोनों का अगर मास को हम जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, मास ऑफ एटम आ ही जाना चाहिए, क्या आना चाहिए, मास ऑफ एटम आ ही जाना चाहिए। लेकिन मास ऑफ एटम के साथ मैच नहीं कर रहा था, दोनों जोड़ने के बाद भी, इन दोनों जोड़ने के बाद भी मास ऑफ एटम से ये लोग कम थे, इक्वल होना चाहिए था ना। अगर एटम के सचमुच में इसके अंदर दोनों ही है, ये दोनों खाली हैं, तो इन दोनों का मास जोड़ने के बाद इक्वल होना चाहिए, लेकिन इक्वल नहीं हो रहा था, इन दोनों का मास मिलाने के बाद भी लेस देन मास ऑफ एटम था। इसका मतलब क्या है, दोनों को जोड़ने के बाद भी पूरा मास नहीं हो रहा है एटम का, इसका मतलब ये है कि एटम में और भी कोई है, लेकिन वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं भाई न्यूट्रल, क्योंकि अगर फिर से चार्ज आ जाएगा, क्या चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव होना चाहिए तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, है ना, चार्ज तो होना नहीं चाहिए,
पॉजिटिव चार्ज वाला पता चल गया, नेगेटिव चार्ज वाला पता चल गया, दोनों का मास को जोड़ दिए, फिर भी टोटल मास नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई न्यूट्रल वाला है लेकिन भारी है। क्या है? भारी है, और उसका मास का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, मास का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है लेकिन न्यूट्रल है। तो उसके लिए और भी एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ा, एंड उसमें से एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं बोम्बार्डमेंट। बोम्बार्डमेंट मतलब स्ट्राइक करना। ठीक है, तो बोम्बार्डमेंट कर रहे थे, है ना, साइंटिस्ट लोगों का क्या काम है नॉट लाइक दैट। तो साइंटिस्ट ऑल्सो दे ट्राई टू गिव द बेस्ट टू सोसाइटी, है ना। तो बोम्बार्डमेंट किए, बोम्बार्डमेंट करने के टाइम में क्या क्या किया देखिए, एक अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल कौन होता है? हीलियम एटम होता है, जिसका चार्ज +2 होता है, He2+, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है ऑलरेडी। He2+, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज उसमें रह गया है। He2+ किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं? बेरिलियम एटम के ऊपर। जब स्ट्राइक किए तो यहाँ से कार्बन निकला एंड एक न्यूट्रॉन निकला, है ना, जिसका चार्ज 0 है एंड मास कितना है? 1 mu। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए जिसको दिख रहा है आपको, हीलियम रिएक्ट्स विद बेरिलियम टू गिव राइज टू कार्बन एंड न्यूट्रॉन। तो ये मास देखिए, देखिए जो आपको दिख रहा है ना, मैं आपको बताया था, ये जो दिख रहा है नीचे वाला, किसी भी एलिमेंट का नीचे वाला, यहाँ पे जो हीलियम का ऐसा दिखा रहा है 2 and 4। 2 क्या है आपका? एटॉमिक नंबर, 2 आपका एटॉमिक नंबर, 4 क्या है आपका? मास नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड में मास ऐड कीजिए, बेरिलियम का 9 एंड हीलियम का 4, टोटल कितना हो गया? 13। वैसे कार्बन का आपको पता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या बोलता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ये बोलता है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का ही 2 हो गया, रिएक्टेंट को दोनों मिलाने पर कितना हो गया? 13 हो गया। उससे प्रोडक्ट में कौन निकल रहा है? ये तो पता चल रहा है कार्बन निकल रहा है। कार्बन का मास कितना है यहाँ पे देखिए? 12 है। तो 13 12 मतलब और एक कोई मिसिंग है ना, तो जो एक जो है था वो कौन था आपका? 1 mu बोल रहे हैं ना, न्यूटन का मास 1 mu है। सो ये हम लोग कंपेयर करेंगे बाकी के साथ, ग्राम्स में निकालेंगे। हम लोग ऑलरेडी पिछले चैप्टर में कर चुका है ना। 1 mu अगर ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? याद है आपको ने कि नहीं? याद रखना चाहिए। 1 mu इज इक्वल टू अराउंड 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, या तो 1.66 इंटू 10⁻27 kgs, याद रखिए। ठीक है, सो इतना 1 mu, तो 1 mu का मास निकल रहा था, तो टोटल ऐसे निकल रहा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि न्यूट्रॉन है, जिसका चार्ज नहीं है। देखिए नीचे 0 है ना, नीचे 0 मतलब चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके न्यूट्रॉन को पता क्या गया था। तो न्यूट्रॉन का E/m वैल्यू कितना होगा? E/m मतलब चार्ज में मास, चार्ज तो 0 है, चार्ज में मास ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज तो 0 बाय एनीथिंग इज 0, 0 बाय एनीथिंग इज 0, तो E/m न्यूट्रॉन इज 0। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैज अ मास ऑफ, देखिए 1 पॉइंट, मैं आपको कितना बताया था? 66 है ना, ऑलमोस्ट सेम है, 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, अप्रोक्सीमेटली 1 mu, और नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन और हाइड्रोजन एटम। नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। देखें मास ऑफ प्रोटॉन जो है कितना आया था हमें वैल्यू? मास ऑफ प्रोटॉन हमारा वैल्यू आया था 1.672 इंटू 10⁻27 kg। कितना? 1.672 इंटू 10⁻27 kgs। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना आया? 1.675 इंटू 10⁻27 kgs। ज़्यादा फर्क नहीं है, देखिए कितना कम फर्क है। 10⁻27 में 0.003 कौन देखता है ना, इसलिए सेम बोलते हैं दोनों का। ठीक है, तो समरी में आ जाते हैं। एटम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। एंड इलेक्ट्रॉन आपको पता है E- में रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी इसको बीटा में रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा इज नथिंग बट योर कैथोड, है ना, कैथोड रेस को हम लोग बीटा रेस भी बोलते हैं। डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। चार्ज कितना है? 1.6 इंटू -1.6 इंटू -19 कूलम्स। मास यहाँ पे इंटूस मिसिंग है ना। सो ESU एक प्रकार का यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स बोलते हैं इसको। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, दिख रहा है ना आराम से। ठीक है, और स्पेसिफिक चार्ज हम जो निकाला था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, स्पेसिफिक चार्ज को कंपेयर करने के चक्कर में आ जाता है। ठीक है, आपको इतना पता है दोनों का चार्ज सेम है, बहुत आसान है। स्पेसिफिक चार्ज का ऑर्डर पूछता है आपको, पिछले IIT में क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्जेस E/m वैल्यूज? किस किस का? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तो आपको पता है, आप क्या करोगे? सिंपल, आपको याद रखने का जरूरत भी नहीं है। क्या करोगे गाइस? आपको इतना पता है कि किसका मास भारी है? प्रोटॉन का मास भारी है। प्रोटॉन का मास जब भारी है, नीचे का वैल्यू ज़्यादा हो गया, तो प्रोटॉन का ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। न्यूट्रॉन तो सबसे 0 है, तो E/m ऑफ न्यूट्रॉन जो है सबसे
लीस्ट है, 0 है ना। ये सबसे हाईएस्ट किसका होगा? जिसका m वैल्यू कम है, जिसका मास कम है। किसका मास कम है? कौन हल्का है? इलेक्ट्रॉन हल्का है, इसलिए सबसे पहले। उसके बाद कौन आएगा? प्रोटॉन आएगा। प्रोटॉन बीच में क्यों आएगा? इसका मास जो है वो थोड़ा भारी है, इसलिए। तो ये जो ऑर्डर है आपका डायरेक्टली आ जाता है। इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहता है वैल्यूज, अगर पूछा गया है ना। नहीं तो आप आराम से कर सकते हो। कितना ईजी है ना। तो आराम से हो जाएगा। ठीक है गाइस, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग फर्दर अबाउट दिस चैप्टर। ओके, होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसको पॉज करके फिर से पढ़ सकते हो। थ्योरी पूरा अच्छा से दिया गया है। नो नीड टू वरी, सब कुछ इसमें है। यू कैन टेक इट डाउन इन योर नोट। ओके, thank you for listening to this video very attentively. Bye.